हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्वेल्थ क्लास के लेसन नंबर 11 श्वसन के अंतर्गत श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार, श्वसन का स्थल कौन सा है कोशिका के अंतर्गत तथा श्वसन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न क्रियाधारों के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम श्वसन गुणांक अर्थात रेस्पिरेटरी क्यू टाइम आरक्यू का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे बेटा श्वसन गुणांक का। अब पहली बात तो यह है कि बेटा श्वसन गुणांक होता क्या है, ठीक है। तो उस श्वसन गुणांक की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले श्वसन गुणांक होता है श्वसन क्रिया में मुक्त होने वाली CO2 व प्रयुक्त O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। अर्थात आरक्यू बराबर हो जाएगा श्वसन में मुक्त CO2 का आयतन अपॉन श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन। देखिए बेटा, श्वसन की परिभाषा हम देखते हैं, श्वसन गुणांक की परिभाषा हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया में मुक्त होने वाले CO2 तथा प्रयुक्त O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। अर्थात आरक्यू बराबर हो जाएगा श्वसन में मुक्त CO2 का आयतन अपॉन श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन। इन दोनों का अनुपात ही श्वसन गुणांक कहलाता है, ठीक है। इस श्वसन गुणांक का मापन आरक्यू का मापन गैनांग श्वसन मापी के द्वारा किया जाता है। इस आरक्यू का मापन किसके द्वारा करते हैं? गैनांग श्वसन मापी के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा, श्वसन में विभिन्न क्रियाधारों के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि श्वसन में कौन कौन से क्रियाधार प्रयुक्त होते हैं। तो आज हम इन विभिन्न श्वसन क्रियाधारों के लिए आरक्यू का मान कितना होता है तो उनके मान देखते हैं। तो इसमें है विभिन्न श्वसन क्रियाधारों के लिए आरक्यू का मान। विभिन्न श्वसन क्रियाधारों के लिए आरक्यू का मान कितना कितना होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू कितना होता है? देखो
कार्बोहाइड्रेट का मतलब C6H12O6 ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का बेटा ऑक्सीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और CO2 H2O का निर्माण होता है तथा एनर्जी प्राप्त होती है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 6O2 लगा दिया, 6 CO2 और 6 H2O। तो यहां पर देखो कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होगा तो उस समय CO2 के 6 अणु निकलेंगे, कितने निकलेंगे CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स तथा ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रयुक्त होंगे। तो हम यहाँ पर R2 का मान निकाल सकते हैं श्वसन गुणांक। R2 का मतलब होता है बेटा श्वसन गुणांक। ठीक है, तो R2 बराबर हो जाएगा मुक्त CO2 का आयतन, मुक्त CO2 का आयतन अपॉन प्रयुक्त O2 का आयतन। देखो अभी अपने परिभाषा में देखा कि R2 बराबर श्वसन में मुक्त CO2 का आयतन अपॉन श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। तो वही चीज हमने लिख दी, R2 बराबर मुक्त CO2 का आयतन अपॉन प्रयुक्त O2 का आयतन। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के लिए CO2 का आयतन कितना है 6 अपॉन प्रयुक्त O2 का आयतन भी कितना है 6 से 6 कटा कितना आया 1। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए R2 का मान सदैव कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह श्वसन गुणांक के मान विभिन्न क्रियाधारों के लिए निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर R2 का मान कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना है बेटा 1। तो याद रखना है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए R2 का मान सदैव 1 होता है। नेक्स्ट अगले श्वसन क्रियाधार के लिए R2 का मान निकालते हैं। तो सेकंड है वसा के लिए, वसा के लिए R2 का मान। देखो वसा के लिए R2 का मान, जैसे वसा ट्राइपामेटाइल वसा ले लेते हैं हम C51 H98O6। यह है बेटा ट्राइपामेटाइल वसा, ट्राइपामेटाइल। इसका होगा बेटा ऑक्सीकरण, इसका निर्माण होगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो यहां देखो 51 है, वो लगाया 145 102 और 98। तो समीकरण संतुलित हो गई। ठीक है, तो यहां देखो मुक्त CO2 का आयतन कितना आया 102, मुक्त CO2 का आयतन कितना आया 102। प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन कितना है बेटा 145। तो यहां पर समीकरण में मान रख दो, मुक्त CO2 का आयतन 102 अपॉन प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन 145। जब इसको हल करेंगे तो R2 का मान आता है 0.7। कितना आया 0.7।
तो यहां पर देखिएगा वसा के लिए RQ का मान 1 से कम अर्थात 0.7 होता है। ठीक है, तो हमेशा वसा के लिए RQ का मान क्या होगा? सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि जो वसा है यह वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अत्यधिक अपचयित खाद्य पदार्थ होता है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इसीलिए जो वसा है यह वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक अपचयित खाद्य पदार्थ होता है, जिसके फलस्वरूप इसके ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके शोषण गुणांक का मान हमेशा 1 से कम होता है। क्योंकि अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए मान बढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के लिए 6 तो ऑक्सीजन काम आती है, 6 ही CO2 निकलती है। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र होता है बेटा C6H12O6। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या भी कितनी है? 6 है, और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या दोनों समान है। ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या इस कार्बन की संख्या के बराबर है, इसीलिए ये अधिक कैसा था? ऑक्सीकृत खाद्य पदार्थ था। लेकिन ये जो वसा है ये अधिक अपचयित खाद्य पदार्थ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की तुलना में कार्बन कितने 51 है, ऑक्सीजन कितने? मात्र 6 अणु है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए इसके ऑक्सीकरण में अधिक ऑक्सीजन प्रयुक्त होने के कारण हमेशा RQ का मान 1 से कम होता है। तो यहाँ पर ट्राइपामेटिन वसा के लिए RQ का मान कितना है बेटा? 0.7। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार हम यदि प्रोटीन के लिए देखें, प्रोटीन थर्ड है, प्रोटीन के लिए RQ का मान। तो देखो जो प्रोटीन्स है ये प्रोटीन भी वसा के समान है। किसके समान? वसा के समान अधिक अपचयित खाद्य पदार्थ होती है। इनमें भी जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर भी जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, और जो ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता के कारण इन प्रोटीनों के लिए RQ का मान हमेशा 0.7 से 0.9 के बीच में होता है। तो ध्यान रखने की बात है, प्रोटीन के लिए RQ का मान हमेशा 0.7 से 0.9 के मध्य होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन के पश्चात फोर्थ देखते हैं बेटा, कार्बनिक अम्लों के लिए। कार्बनिक अम्लों के लिए तो कार्बनिक अम्लों के लिए RQ का मान क्या होगा? कार्बनिक अम्ल, जैसे कि हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा C2H2O4। इसकी संरचना सूत्र होता है COOH COOH। ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 4CO2 प्लस H2O कितने? 2H2 प्लस एनर्जी, ऊर्जा। तो यहां देखो दूसरा कार्बनिक अम्ल ले लेते हैं हम, जैसे मैलिक अम्ल C4H6
O5 प्लस O2, मैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। यह है बेटा मैलिक अम्ल, इसी प्रकार देखते हैं सिट्रिक अम्ल के लिए। ये 6 कार्बन का होता है, ये कितने कार्बन का था? 4 कार्बन का। 6 H8O7 प्लस O2, ये बेटा सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण होगा क्या बनेगी? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, समीकरण संतुलित कर दो। तो यहाँ पर लगा दो 2 4 दूनी 8, 4 12। फोर CO2 3H2 लगा दो, 3 दूनी का 6 3H2 संतुलित हो गई। इसी प्रकार सिट्रिक अम्ल के लिए संतुलित कर लो। 4 12 6 12 कितना बचा? 8 2 16 8H2। तो ये क्या हो गई? अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो यहाँ देखो विभिन्न कार्बनिक अम्ल ले लिए हमने। क्या लिए बेटा? विभिन्न कार्बनिक अम्ल, जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल ले लिया, मैलिक अम्ल ले लिया, सिट्रिक अम्ल ले लिया। ठीक है, ये क्या है? कार्बनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो हम एक एक के लिए देखते हैं कि R2 का मान कितना आता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल के लिए R2 का मान कितना आया। तो यहाँ देखो ऑक्जेलिक अम्ल के लिए हम यदि R2 निकालेंगे तो कितना आएगा? रिलेटेड CO2 कितनी है बेटा? 4। यूज्ड O2 का वॉल्यूम कितना है? 1। ठीक है, तो कितना आया? 4 एकम 4। तो यहाँ पर R2 का मान कितना आएगा? 4। तो ऑक्जेलिक अम्ल के लिए R2 का मान किसके लिए आया बेटा? ऑक्जेलिक अम्ल के लिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल के लिए R2 का मान हमेशा 4 होता है, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में एक ऑक्सीजन परमाणु प्रयुक्त होगा और 4 CO2 मॉलिक्यूल से बाहर निकलेंगे, इसलिए R2 का मान हमेशा कितना आता है? 1। इसी प्रकार हम मैलिक अम्ल के लिए देखें तो मैलिक अम्ल के लिए R2 का मान कितना आएगा? R2 का मान आएगा मैलिक अम्ल के लिए, CO2 कितने बाहर निकल रहे हैं बेटा? 4। तो CO2 का आयतन हो जाएगा 4। O2 कितनी प्रयुक्त हो रही है? 3। O2 का आयतन हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो 4 को 3 से काटा तो 1.33। तो यहाँ पर देखिएगा मैलिक अम्ल के लिए R2 का मान कितना आया बेटा? 1.33, अर्थात 1 से अधिक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ भी 1 से अधिक है, 4 भी 1 से अधिक है। इसी प्रकार हम सिट्रिक अम्ल के लिए देखें, R2 का मान सिट्रिक अम्ल के लिए देखें तो यहाँ पर CO2 का आयतन कितना है बेटा? 12। ठीक है, O2 का आयतन 9, O2 का आयतन कितना हो गया? 9। 4 से काटो, सॉरी 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 तिएगा 9। कितना आया बेटा? 4/3 यानी कि 1.33। तो देखो यहाँ भी सिट्रिक अम्ल के लिए भी R2 का मान कितना आया? 1.33। R2 का मान कितना आता है? सिट्रिक अम्ल के लिए भी 1.33। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि कार्बनिक अम्लों के लिए, ऑर्गेनिक एसिड के लिए हमेशा R2 का मान 1 से अधिक है। देखो सिट्रिक अम्ल के लिए भी 1 से अधिक है, मैलिक अम्ल के लिए भी 1 से अधिक है।
तो ऑक्जेलिक अम्ल के लिए भी एक से अधिक है। तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कार्बनिक अम्लों के लिए RQ का मान सदैव एक से अधिक होता है, ठीक है। लेकिन वसा और प्रोटीनों के लिए RQ का मान हमेशा एक से कम होता है और कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान हमेशा एक होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगले श्वसन क्रियाधार के लिए। देखो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं अवायवीय श्वसन के लिए RQ का मान कितना होता है। अवायवीय श्वसन के लिए RQ का मान, तो अवायवीय श्वसन में RQ का मान कितना होता है। देखो अवायवीय श्वसन कल के वीडियो में हमने देखा था, नेक्स्ट पिछले वीडियो में C6 अवायवीय श्वसन का मतलब C6H12O6, इसे कहते हैं बेटा ग्लूकोज, क्या कहते हैं ग्लूकोज। इसका अवायवीय श्वसन में ऑक्सीकरण होगा, अर्थात इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होगी। किसका निर्माण होगा, एथिल अल्कोहल का C2H5OH प्लस क्या निकलेगी CO2, और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ देखो 2C2H5OH 2CO2, तो यहाँ पर CO2 तो निकलती है लेकिन ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, इसलिए इस प्रकार के श्वसन को कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो यहाँ पर RQ का मान निकाल लो, RQ बराबर हो जाएगा रिलीज्ड CO2 वॉल्यूम अपॉन यूज्ड O2 वॉल्यूम, अर्थात मुक्त CO2 का आयतन अपॉन प्रयुक्त O2 का आयतन। देखो मुक्त CO2 का आयतन कितना है बेटा, 2, कितना है 2, तो RQ बराबर हो जाएगा 2 अपॉन यूज्ड O2 का वॉल्यूम। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, इसीलिए क्या लगाएंगे 0, और किसी भी संख्या में जब 0 को भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या आता है बेटा अनंत, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अवायवीय श्वसन के लिए, अवायवीय श्वसन के लिए RQ का मान हमेशा इनफाइनाइट अर्थात अनंत होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव आता है, अनंत आता है इसके लिए RQ का मान हमेशा, क्योंकि यहाँ पर CO2 तो निकलती है लेकिन ऑक्सीजन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखते हैं बेटा मांसलोद्भिद पादपों में। मांसलोद्भिद पादपों के लिए RQ का मान, जो सक्सिलेंट प्लांट होते हैं हम पढ़ चुके, केम चक्र, क्रैसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, जो किसमें संपन्न होता है, मांसलोद्भिद पादपों में संपन्न होता है। इन पादपों में हम केम चक्र का अध्ययन कर चुके, ठीक है। तो इन पादपों में यदि हम RQ का मान निकाले तो रात्रि के समय अलग और दिन के समय अलग आता है। यदि हम रात्रि के समय देखें, रात्रि के समय तो देखो रात्रि के समय इन मांसलोद्भिद पादपों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है C6H12O6,
ठीक है, क्योंकि रात्रि के समय में रंध्र खुलते हैं। जब रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं तो उस समय ऑक्सीजन काम आती है, ठीक है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है बेटा, मैलिक अम्ल का, C4H6O5, ये है मैलिक अम्ल, ठीक है। प्लस क्या होगा, H2O का निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा H2O। तो यहां देखो रात्रि के समय में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अभिक्रिया संतुलित कर लो, 3 4 13 12 2 3 2 6 12 6 18 5 3 15 3 18, ये हो गया अभिक्रिया संतुलित। तो देखो मात्रात्मक पात्रों के लिए आर्द्र का मान यदि हम निकालें तो यहाँ पर रात्रि के समय जब रंध्र खुलते हैं तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मैलिक अम्ल का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर CO2 मुक्त नहीं होती है, ठीक है। तो रात्रि के समय यदि हम R2 का मान निकालें तो R2 बराबर हो जाएगा CO2 का वॉल्यूम 0, O2 का वॉल्यूम 3। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है, अर्थात इनमें रात्रि के समय पात्रों में रात्रि के समय R2 का मान हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए इनमें रात्रि के समय R2 का मान हमेशा 0 होता है। लेकिन दिन के समय यदि देखें, दिन के समय तो दिन के समय हमने कैम चक्र में पढ़ा था, क्रेसुलेशन वापसी चक्र में पढ़ा था कि दिन के समय इन पादपों में रंध्र बंद रहते हैं, क्योंकि इनमें तीव्र सक्रिय रंध्र पाए जाते हैं जो केवल रात्रि के समय खुलते हैं। तो दिन के समय जब रंध्र बंद होते हैं तो उस समय मैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, मैलिक अम्ल का हो जाएगा C4H6O5, इसका वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, CO2 प्लस H2O का प्लस एनर्जी। यहाँ पर देखो 4CO2 3H2O, अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो यहाँ पर R2 का मान निकालना, R2 बराबर हो जाएगा 4/3, क्योंकि रिलेटिव CO2 का आयतन 4, यूज्ड O2 का आयतन 3, तो R2 का मान हो गया 4/3 बराबर 1.33। तो यहाँ पर देखो दिन के समय मैलिक अम्ल का पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसमें CO2 और H2O का निर्माण होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए R2 का मान दिन के समय इन मासलोद्वित पात्रों में हमेशा 1 से अधिक होता है, लेकिन रात्रि के समय इनके लिए R2 का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये थे बेटा विभिन्न क्रियाधारों के लिए श्वसन गुणांक के मान। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।